अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। मुल्की सियासत में आजकल वीज़ों का जिक्र जोरों शोर से हो रहा है और पीपल्स पार्टी और नून लीग वीज़ों के मामले पर आमने सामने हैं। इमरान खान भी वीज़ों के मामले पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और वीज़ों का यह मामला 10 मार्च को अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में अमरीका में साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी के आर्टिकल के बाद उठा था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान में माजी में अमरीकी खुफिया इदारे के अहलकार सिविलियन क़यादत की इजाज़त से पाकिस्तान आते थे। आज इस आर्टिकल के तकरीबन 20 दिन बाद पाक फौज का रद्द-ए-अमल सामने आया है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बयान जारी किया है कि अमरीकी अखबार में शाया होने वाले आर्टिकल में हुसैन हक्कानी के अमरीकी सिक्योरिटी एहलकारों को वीज़े जारी करने के मामले पर ख्यालात पाकिस्तानी रियासती इदारों के तहफ़्फ़ुज़ात की ताईद करते हैं। इस पूरे मामले में हुसैन हक्कानी के किरदार पर खदशात की भी तस्दीक होती है। ये DGISPR कह रहे हैं कि जो खदशात थे रियासती इदारों के, उनकी तस्दीक होती है और हुसैन हक्कानी के किरदार में जो खदशात थे उसकी तस्दीक होती है। हुसैन हक्कानी ने 10 मार्च को अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे गए आर्टिकल में यह भी लिखा था कि अमेरिका को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज या फौज पर इन्हिसार किए बगैर उसामा बिन लादेन के खात्मे में मदद मिली। सिविलियन क़यादत की इजाज़त से उसामा को तलाश करने के लिए CIA एहलकार पाकिस्तान भिजवाए। ISPR के बयान के जवाब में हुसैन हक्कानी ने उसामा बिन लादेन की एबटाबाद में मौजूदगी और इसके खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन के हवाले से ट्वीट की कि अब रियासती इदारों का इंतज़ार करते हैं कि आया वो ताउन या नाअहली या दोनों को तस्लीम करते हैं और उसामा एबटाबाद में क्यों और किस तरह था, इस बारे में तशवीश की कोई तस्दीक नहीं हुई। ये जवाब दे रहे थे जो DGISPR का ट्वीट था उसको हुसैन हक्कानी साहब। साथ ही हुसैन हक्कानी ने अपना मौक़िफ़ दिया कि उसामा बिन लादेन की पाकिस्तान में मौजूदगी के असल मसले को अंधेरे में रखने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि रियासती इदारों को मशवरा है कि एक तनहा शहरी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का सिलसिला बंद करें। हुसैन हक्कानी का कहना है कि उसामा बिन लादेन की एबटाबाद में मौजूदगी रियासती इदारों के किरदार पर सवाल उठा रही है कि आया वो उनके ताउन या नाअहली की वजह से रह रहा था। अगर रियासती इदारे एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं लाना चाहते तो वो इस मामले पर बहस को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, हुसैन हक्कानी कहते हैं। और अमरीकी हुक्काम को वीज़े जारी करने के मामले पर क्यों उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, हुसैन हक्कानी ने कहा। ये वीज़े सिविल और मिलिट्री की मर्जी से जारी हुए थे, ये भी हुसैन हक्कानी साहब ने कहा। हुसैन हक्कानी के आर्टिकल से शुरू होने वाला ये मामला आजकल मुल्की सियासत का अहम इशू बना हुआ है और इसमें साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और मौजूदा वज़ीर दाखिला की जानिब से एक दूसरे के अदवार पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और इस दौरान सिक्योरिटी इदारों का नाम भी आ रहा है। इस इल्ज़ाम तराशी में गुज़िश्ता रोज़ साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक के ताज़ा दावे ने इस मामले में नया इंकिशाफ किया है। रहमान मलिक का कहना है कि अमरीकी खुफिया इदारों के अहलकारों को खुफिया तौर पर पाकिस्तानी वीज़ों का इजरा ताहाल जारी है, अभी तक जारी है। उन्होंने अपने दौर में मामला रोका लेकिन कुछ मजबूरियां भी थी। ये एक कन्फेशन भी है अपने दौर का और इल्ज़ाम भी है इस दौर पर। क्या कहते ज़रा देखिए। मेरा काम था कि वीज़ों पर रिस्ट्रिक्शन लगाऊं, मेरा काम था नॉन डिप्लोमेट्स को डिप्लोमेट का वीज़ा न मिले। मुझे फ़ख्र है कि मैंने वो सारा काम किया। बहरहाल वक्त की ज़रूरत के तहत बहुत से काम होते हैं। सपोर्ट फंड दे रहा है अमेरिका। देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड, आई कैन से दैट। लेकिन आप मुझे बताएं कि वो सपोर्ट फंड तो आज ही मिल रहा है। मैं तो डिमांड करूंगा हुकूमत से कि जनरल मुशर्रफ के वक्त से लेकर 2017 तक देखें कि वीज़े कितने इशू हुए, वो आज भी इशू हो रहे हैं। वो तो 2014 में वो लेटर विड्रॉ हुआ था। मुझे ये बताएं कि सपोर्ट फंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, क्या आज भी लॉजिस्टिक्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। सब बात करें, मेरा काम था कि जो नॉन डिप्लोमेट्स उनको डिप्लोमेटिक वीज़े ना दिए जाएं। उससे पहले उन्होंने कुछ और कहा था कुछ दिन पहले। वो क्या कहा था वो आपको दिखाते हैं। मगर रहमान मलिक का ये बयान आया इसी दौरान गुज़िश्ता रोज़ ही मौजूदा वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का बयान भी सामने आया। कल चौधरी निसार साहब ने कहा था कि पहले लोग बगैर वीज़ों के आ जाते थे मगर अब ये सिलसिला बंद कर दिया गया। हाँ, किसी सिक्योरिटी या इंटेलिजेंस एजेंसीज की इजाज़त के बगैर वीज़े के इजरा की इजाज़त दी गई। 2014 में मैंने इस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया। वो गैर ममालिक से बगैर वीज़ा के बगैर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से आते थे। यहाँ मिली भगत से या वीज़ा एयरपोर्ट में मिल जाता था या जाली कागजात से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है। अब रहमान मलिक अपने दौर की मजबूरियां भी मान रहे हैं मगर मौजूदा दौर के बारे में भी कह रहे हैं कि अभी भी लोग आते हैं क्योंकि पाकिस्तान को कोलिशन सपोर्ट फंड मिलता है। जबकि चौधरी साहब कह रहे हैं पहले आते थे, अब नहीं आते इंटेलिजेंस इदारों के लोग इस तरीके से और इस तरीके से वीज़ों पर। रहमान मलिक ने गुज़िश्ता रोज़ जो बात की है उसमें उन्होंने मजीद कहा था कि पाकिस्तानी इंतजामिया उस वक्त तक अमरीकी हुकाम को पाकिस्तानी वीज़े जारी करती रहेगी जब तक उन्हें अमरीकी हुकूमत की जानिब से कोलिशन सपोर्ट फंड
मिलता रहेगा। कह रहे थे कि कोई फ्री लंच नहीं होता। रहमान मलिक का ये बयान उनके गुज़िश्ता दिए गए बयान की नफ़ी करता है, जहां उन्होंने हुसैन हक्कानी के हवाले से कहा था कि माजी में हुसैन हक्कानी अपनी मर्जी से वीज़े जारी करते रहे और इसके लिए उनको उस वक्त के सदर या वज़ीर आज़म ने इजाज़त नहीं दी थी। अब आ गई हक्कानी साहब की बात। आप कानून को भी देख लिए, प्रोसीजर को देख लीजिएगा कि जो मुल्क का, पाकिस्तान का जो एम्बेसडर किसी भी मुल्क में जो तैनात होता है, वीजे देने उसकी स्वाबदीद होती है। और अगर आज वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, देन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान या देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ बात की और उन्होंने कहा कि हमें एक्स्ट्रा वीजे देने हैं, जब उनके पास अपने पास वीजे देने की इजाजत थी, उनको तीसरे बंदे को अपने कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत क्या थी? और क्या भूल गए थे एम्बेसडर साहब के पाकिस्तान की आईएसआई इतनी वीक नहीं है? अगर कोई ऐसी हरकत करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब ये अहम मामला है। अब ये उस वक्त उन्होंने ये कहा था, मगर गुज़िश्ता दिनों खुद साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी का खत सामने आ गया, जिसमें उन्होंने अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर को वीज़ों के इजरा की इजाज़त दी थी। और फिर खुद यूसुफ गिलानी ने भी सामने आकर इस मामले की वजाहत की थी। उन्होंने कहा जी खत अगर लिखा तो मैंने पूरी एम्बेसी को इजाज़त दी थी, पहली बात। दूसरा, उन्होंने उस खत के आखिर में ये भी लिखा है कि हुसैन हक्कानी जो सफ़ीर है वहाँ के, वो बताएंगे वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म हाउस को, जो भी वीज़ों का वो इजरा करेंगे। जबकि रहमान मलिक का बयान अपनी ही सिमत में था, वो कह रहे थे किसी को नहीं बताया, वो अकेले ही मिजाज से वो दिया करते थे। मगर गिलानी साहब ने खुद कन्फेस किया। इसी दौरान गिलानी साहब के खत के साथ कुछ और दस्तावेज़ात सामने आई थी, जिसमें CIA को पाकिस्तानी वीज़े जारी करने का इजाज़तनामा शामिल था। इस हवाले से अमेरिका में साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने ट्वीट की थी, सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया था कि इन दस्तावेज़ात पर उस वक्त के मिलिट्री अताशी के दस्तखत भी हैं। मिलिट्री अताशी सिफारत खाने में फ़ौज का नुमाइंदा होता है और हाजिर सर्विस होता है। और हुसैन हक्कानी साहब ने ये डॉक्यूमेंट्स और इस हवाले से बात की थी सोशल मीडिया पर। अब ये बहुत अहम और नाजुक मामला है। रहमान मलिक साहब कह रहे हैं उस वक्त तक ये आते रहेंगे और वीज़े जारी किए जाते रहेंगे, उस वक्त तक इंटेलिजेंस के लोग आते रहेंगे जब तक कि हम कोलिशन सपोर्ट फ़ंड ले रहे हैं। कोलिशन सपोर्ट फ़ंड एक ऐसा फ़ंड है जो जब पाकिस्तान की फ़ौज दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है मुख्तलिफ इलाकों में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान में, उसकी जो कोलिशन सपोर्ट फ़ंड है वो अमेरिका से पाकिस्तान को मिलता है। रीइंबर्समेंट होती है जब पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पर बिल दिया जाता है, जिसकी एक बहस भी चलती रही है और अमेरिका की तरफ से वो अमाउंट पर डिबेट भी होती है, रोका भी जाता है। वो कह रहे हैं रहमान मलिक साहब जब तक लेते रहेंगे तब तक लोग आते रहेंगे। ये मामला जाएगा कहाँ से? तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलत हुसैन साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये 20 दिन बाद DG ISPR साहब ने क्यों ट्वीट किया है कि जी जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अस्करी इदारों के वो कंफर्म हो गए, पता चल गया हुसैन हक्कानी साहब का क्या किरदार था? 20 दिन हो गए इस आर्टिकल को, यहाँ तो अजीब एक दूसरे पर इल्ज़ाम चल रहे थे, क्यों ख्याल आया? मुझे इल्म नहीं है शाहज़ेब कि उन्होंने आज ये बयान क्यों जारी किया। मैंने आपके प्रोग्राम में आने से पहले कोशिश की थी कि उनसे रब्ता किया जाए। मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ा, उनको SMS भी छोड़ा और कॉल भी की, लेकिन प्रोग्राम में शामिल होने से पहले तक मैंने मोबाइल चेक किया, उनका जवाब मेरे पास नहीं था। हम इसके बारे में तज्जिया ही कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इतना अभाम फैल चुका था कि आर्मी के नुमाइंदे को अपने इदारे का नुक्ता नज़र वाज़े करना था। हुसैन हक्कानी बोल चुके थे, चौधरी निसार बोल चुके थे, रहमान मलिक साहब के आपने बयानात तफसील के साथ सुनाए, यूसुफ गिलानी बोल चुके थे। तो मेरे ख्याल में आर्मी की तरफ से नुक्ता नज़र सामने आना बहुत ज़रूरी था। अब नुक्ता नज़र जो सामने आया है उसके अंदर भी आपको एम्बिग्विटी नज़र आएगी, अभाम नज़र आएगा। मसलन वो कहते हैं कि हुसैन हक्कानी के बारे में जो खदशात थे रियासत के इदारों के, वो सही साबित हुए इस मामले में। अब जहाँ तक हमने तहकीक की है, उसामा बिन लादेन के पकड़े जाने के मामले के हवाले से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कभी हुसैन हक्कानी को बराह रास्त मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया। हाँ, हम सबको याद है मेमो गेट का मामला था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि एक नाम नहाद कौमी सलामती की टीम तश्कील दी जाएगी और जिसको हुसैन हक्कानी हेड करेंगे, और उस वक्त एडमिरल मोलन जो थे उनको हुसैन हक्कानी ने अपनी तरफ से ख़त लिखा और ये बावर करवाया कि अगर वो पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत की मदद करें तो एक ऐसा निज़ाम तश्कील हो सकता है जिसके अंदर पाकिस्तान की जौहरी हथियार और पाकिस्तान की आर्मी एक तगड़ी सिविलियन हुकूमत की नज़र में हो और अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ जाए। मेमो गेट के सिलसिले में
हुसैन हक्कानी के किरदार के बारे में अदलिया की बेंच की भी ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, जुडिशल कमीशन की भी ऑब्जर्वेशंस मौजूद है और पाकिस्तान की रियासत के इदारे आर्मी की भी ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। ये वही केस है जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब खुद कोर्ट गए थे। तो अब जो बयान जारी हुआ है उसमें एम्बिग्विटी ये है कि कौन से खदशात हैं हुसैन हक्कानी के बारे में जो सही साबित हुए हैं। मफरूज़ा हमारा ये है कि वो कह ये रहे हैं कि मेमो गेट के बारे में जो खदशात थे वो भी दुरुस्त साबित हुए हैं और ये खदशा भी दुरुस्त साबित हुआ है कि हुसैन हक्कानी पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के लिए जासूसी कर रहा था। मतलब अब हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं कि जो मिलिट्री अताशी था वहाँ पर मौजूद, और जाहिर है वो अभी भी सर्विस में है, जो उस वक्त मौजूद थे, वो कह रहे हैं उनके सारे अप्रूवल से काम होता था और उस जो नोटिफिकेशन है उसमें भी लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म को वो इंटीमेट करेंगे इस हवाले से। ये हो सकता था कि ये उनके दस्तखत भी ऐसे ही हो गए जिनका वो जिक्र कर रहे हैं। देखें, जो एदाद शुमार हैं अगर आप उसको देखें, हुसैन हक्कानी साहब ने जो उनकी तरफ से एदाद शुमार मेमो गेट कमीशन के सामने आए, जो उन्होंने वीज़े जारी किए थे, वो तादाद बहुत ज़्यादा है। और जब वजारत दाखिला से नंबर हासिल किया गया जो उनके पास रिकॉर्ड था, वो तादाद बहुत कम है। तो एक आध दो तीन या सैकड़ों वीज़े अगर हों तो फिर तो उसके ऊपर दस्तखत के मामलात को आप एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर सकते हैं। लेकिन जब हज़ारों वीज़े जारी किए गए हों तो मेरे ख्याल में उसके अंदर गुंजाइश बहुत बनती है कि ऐन मुमकिन है कि ऐसे वीज़े भी जारी किए गए हों जिसके ऊपर उस वक्त के डिफेंस अटैची के दस्तखत ना हो। लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी ये पाकिस्तान के रियासती इदारों की उस वक्त बनती थी कि यह जानना कि पाकिस्तान के अंदर कौन से लोग आ रहे हैं। हुसैन हक्कानी का किरदार बड़ा कलीदी है, जुडिशल कमीशन उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है और आज भी वो 3-4 जज जो हैं जो उस 9 मेंबर बेंच का हिस्सा थे वो भी मौजूद है। अजमत सईद साहब मौजूद हैं, खोसा साहब मौजूद हैं जिस बेंच ने तहकीक की। और सितम ज़रीफ़ी देखिए, इसी बेंच ने जो उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब हेड कर रहे थे, हुसैन हक्कानी को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त भी दी। सईद खोसा साहब भी मौजूद थे, अजमत सईद साहब भी मौजूद थे, हानी मुस्लिम साहब भी उसके अंदर मौजूद थे। तो इस सवाल का जवाब भी तलाश करना होगा जो यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया कि हुसैन हक्कानी को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त क्यों दी गई थी। लेकिन मुझे लगता है ये है शहज़ेब कि आज का जो ISPR का बयान है वो बुनियादी तौर पर हुसैन हक्कानी के आर्टिकल का जवाब नहीं है, वो यूसुफ रज़ा गिलानी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जवाब मुझे ज़्यादा लगता है। मगर मसला ये है कि आप जैसे सबने बयान दिया, सबने बयान इसलिए दिया कि रहमान मलिक साहब का नाम आया, उन्होंने बयान दे दिया, गिलानी साहब का नाम आया, उन्होंने बयान दे दिया, हुसैन हक्कानी साहब का नाम आया, उन्होंने बयान दे दिया, मौजूदा हुकूमत पर जिम्मेदारी थी तो उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया खान साहब से। ये DGI जो इदारे के हवाले से अगर कोई इनडायरेक्ट बात भी हुई है, डायरेक्ट तो कोई बात नहीं हुई, इन सब शख्सियात के लिए डायरेक्ट बात हुई है, तो वो ये था कि जी उसामा बिन लादेन को वीज़े किसने दिए, जो नेवी सील्स आए थे जो कार्रवाई करके गए वो क्या वीज़ों पर आए थे, क्या इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या पता नहीं चला। एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट रिलीज होनी चाहिए, तो DGI-SPR ने उस पर तो नहीं बात की, इस पर हक्कानी साहब पर क्यों बात की? जो इनडायरेक्ट बात भी हो रही थी वो तो उस पैराए में हो रही थी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आपको इल्म है कि मैंने तो कंसिस्टेंटली कहा है कि एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट रिलीज़ होनी चाहिए, मेरा तो बिल्कुल ये स्टैंड रहा है। लेकिन हुसैन हक्कानी साहब का ये कहना और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का ये कहना कि उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अंदर कौन लाया था, क्या पाकिस्तान के इदारे आज जो हुसैन हक्कानी का ट्वीट है उसके अंदर मुलव्वस थे या निकम्मापन उनका साबित होता है, इसका भी जवाब दीजिए। उस वक्त से लेकर अभी तक और हुसैन हक्कानी साहब के सामने ये रिकॉर्ड होगा, वो इस हद तक ज़हीन यकीनन है कि चीज़ें पढ़ते लिखते हैं। एक नहीं दर्जनों अमरीकी आला ओहदेदारान ने इस बात का इयादा किया है और इस बात को माना है कि पाकिस्तान के इदारों को उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान के अंदर मौजूदगी का इल्म नहीं था। वाइट हाउस ने भी इसके ऊपर बात की है, स्टेट डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर बात की है, उस वक्त एडमिरल मुलन ने इसके ऊपर बात की थी, जो स्टेट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने बात की थी। तो जहाँ तक ये मामला है कि क्या पाकिस्तान के इदारे मुलव्वस थे या नहीं थे, एबटाबाद की कमीशन की रिपोर्ट रिलीज ना होने के बावजूद अमेरिका पाकिस्तान के माबैन ये तय हो चुका। अब अहम बात यह, रहमान मलिक साहब कह रहे हैं जब तक आप पैसे लेते रहेंगे कोई फ्री लंच नहीं होता, अब भी लोग आ रहे हैं और जब तक लेते रहेंगे कोलिशन सपोर्ट फंड तब तक आते रहेंगे, तो ये दुरुस्त कह रहे हैं। देखें, कोलिशन सपोर्ट फंड के तहत जो वीज़े जारी जो मामला तय होते हैं, वीज़ों की भी हम बात नहीं करते, वो एक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट है और उसको यकीनन शफाफियत के साथ लोगों के सामने लाना चाहिए। लेकिन
जिन वीज़ाज़ की हम बात कर रहे हैं, बल्कि मुझे ये बात करने से पहले ये भी कहना चाहिए कि दोनों ममालिक को इल्म है कि पाकिस्तान के अंदर CIA के जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कितने मौजूद हैं। यानी हमें पता है कि CIA कितने ऑफिशियल्स यहाँ पर लेके आई हुई है। इसी तरीके से अमेरिका को भी इल्म है कि ISI के कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये एक बाहमी आपस में गैर रस्मी सी अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं ये वो लोग नहीं हैं जो इस खाते में आते, कोalition सपोर्ट फंड के खाते में आते। ये वो लोग थे जो हुसैन हक्कानी के आर्टिकल के मुताबिक जिनकी अप्रूवल उनके बयान के मुताबिक सिविलियन हुकूमत ने दी। ये वो लोग थे जिन्होंने बाद में जाके उसामा बिन लादेन को पकड़ने का एहतमाम करना था। तो ये स्पेशल लोग थे जिनको स्पेशल किस्म के वीज़े जारी किए गए या वीज़ों के बगैर उनको लाया गया। इनका ताल्लुक कोalition सपोर्ट फंड से बनता नहीं। बहुत शुक्रिया तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आप बहुत सारे अहम सवालात हैं जो पैदा हो गए हैं। एक सवाल तो ज़ाहिर ये है, रहमान मलिक साहब कह रहे हैं कि कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से इशू कर दिए गए, वरना कोशिश तो थी कि ना होते। भाई क्या मजबूरियाँ थी? क्या रियासत पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान पूछेगी साबिक वज़ीर दाखिला से कि आपने किसको कर दिए थे और आपकी क्या ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से आपने वीज़ा जारी कर दिए? फिर जो डिफेंस अताशी का मामला है, अगर हुसैन हक्कानी साहब कह रहे हैं कि उनके दस्तखत मौजूद हैं, तो क्या ऐसे भी वीज़े थे जो इतनी बड़ी तादाद में जारी किए गए जिसमें उनके दस्तखत के बगैर जारी कर दिए गए? इसके नंबर को कौन रिकनसाइल करेगा कि कितने दस्तखत वाले हैं और कितने नहीं हैं? ये मामला आवाम के सामने आना चाहिए। और फिर आखिर में एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की जिम्मेदारी है, वादा उनका था, रिपोर्ट उनके पास है, वो जारी उनको करनी चाहिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। डॉक्टर आसिम रिहा हुए हैं आज। इस केस ने क्या क्या किया, कराची ऑपरेशन को कितना मुतासिर किया, सियासी कितना हंगामा पैदा किया, सब आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। एक केस जो सिंध और वफाक के दरमियान तनाज़े की वजह बना। इस केस को दहशतगर्दी और करप्शन के गठजोड़ का टेस्ट केस करार दिया गया। सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद की गई और अब तक ये केस तहकीकाती इदारों के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अगर ये इल्ज़ाम साबित ना हो सका तो पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी सियासी कामयाबी होगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम को एक और केस में जमानत मिल गई। सिंध हाई कोर्ट के रेफरी जज ने 479 अरब रुपए के तकरीबन 4.5 अरब डॉलर के मुबैना करप्शन के 2 मुकदमात में डॉक्टर आसिम हुसैन की जमानत मंजूर कर ली। आज सिंध हाई कोर्ट के रेफरी जज जस्टिस आफ्ताब ने तिब्बी बुनियादों पर डॉक्टर आसिम की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 50 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने 2 जजेस के इख्तलाफी फैसले पर मामला रेफरी जज को भिजवा दिया था, जिस पर आज फैसला सुना दिया गया। इससे पहले डॉक्टर आसिम की 1 नवंबर 2016 को सिंध हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी के इलाज मुआलजे के केस में उन्हें पहले ही जमानत उनकी मंजूर कर ली थी। लेकिन आज कराची के इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने इस केस में डॉक्टर आसिम की जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी कर दिए। यानी जो ओरिजिनल मुकदमा था, जिस बुनियाद पर डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार किया गया, जो कि था दहशतगर्दों का इलाज मुआलजे अपने अस्पताल में, उस पर पहले ही उनकी जमानत हो चुकी थी। अब तक उनकी रिहाई उस तरीके से नहीं हो सकी है, मुमकिन तौर पर कल होगी। अदालती फैसले को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सियासी डील करार दिया। मुझे इसमें अब कोई शक नहीं कि नवाज शरीफ ने अपनी करप्शन बचाने के लिए पैनामा के खौफ की वजह से इन्होंने ये पूरी डील की है। इन्होंने डील की आसिफ जरदारी से, डील के तहत वो वापस आए हैं, डील के तहत ये डॉक्टर आसिम छुटे हैं, डील के तहत शर्जील मेमन वापस आया है, डील के तहत एयान अली को छोड़ा और डील करके नूरा कुश्ती हो रही है। सब बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये सब जो तेज़ी से हो रहा है ये डील के तहत हो रहा है। इमरान खान जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, इस हवाले से कुछ दिनों पहले वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार भी दावा कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम और अयान अली के मामले पर डील चाहती है। एक बहुत जिम्मेदार आदमी आए आज से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और आप में सुलह हो सकती है। वो किसके पास आए मैं फिलहाल नहीं करूँ, मतलब सीनियर लोगों के पास आए, और वो कभी इससे इख्तलाफ नहीं करेंगे। आप कुछ CBMs, तो CBMs क्या? उन्होंने कहा कि जी एक तो अयान अली का केस वापस लें और दूसरा डॉक्टर आसिम की जमानत होने दें। उसमें मैं बैठा था। अभी दोनों काम थे जो कि चौधरी साहब कहते थे कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ वो करना नहीं चाहते। एक ज़माने में डॉक्टर आसिम की जो गिरफ्तारी है उस हवाले से खुद भी कह चुके हैं कि मैंने ये बात उठाई थी कि उनको इस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था। अब चौधरी निसार साहब का दावा अपनी जगह, मगर वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने अब से कुछ देर पहले
जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में किसी भी किस्म की डील की तरदीद की। अब हैरत की बात है कि चौंसार साहब ने खुद ने कहा था कि पीपल्स पार्टी ये दो चीज़ें चाहती है, एक अयान अली और एक डॉक्टर आसिम की रिहाई। और डार साहब कह रहे हैं इन दोनों के होने के बाद, जबकि इमरान खान कह रहे हैं कि डील हुई है, कि ऐसी कोई डील नहीं हुई। आप डील की तरदीद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जी बिल्कुल तरदीद कर रहा हूँ जी, 100% तरदीद कर रहा हूँ। मैं तो ये थ्रू आउट 2.5 महीने इससे मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर जो मैंने मेरी जूतियाँ घस गई हैं सबको मिल के और मीटिंगें कर करके, तो अगर डील होती तो फिर तो बड़ी आसानी से होती है। कि अदालती फैसला किसी डील का नतीजा है, इस हवाले से सवाल उठ रहा है। डॉक्टर आसिम का केस जहां अहम है वहां दिलचस्प भी है। 26 अगस्त 2015 को डॉक्टर आसिम को हायर एजुकेशन कमीशन के सूबाई दफ्तर से हिरासत में ले लिया गया। सादा कपड़ों में मलबूस अफराद ने डॉक्टर आसिम को हिरासत में लिया, इसलिए इब्तिदाई तौर पर समझ में ही नहीं आया कि डॉक्टर आसिम को किस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, किसने किया। मगर फिर अगले ही दिन रेंजर्स ने उन्हें दहशतगर्दों के इलाज के इल्जाम में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया और 90 दिन का रिमांड लिया। और फिर 90 दिन मुकम्मल होने के बाद 25 नवंबर 2015 को डॉक्टर आसिम के खिलाफ नॉर्थ नाजिमाबाद थाने में FIR दर्ज कर ली गई। 25 नवंबर को दर्ज मुकदमे में डॉक्टर आसिम पर इल्जाम लगाया गया। उन्होंने अपने डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अस्पताल जो वाक़या है नॉर्थ नाजिमाबाद में और क्लिफ्टन ब्रांच में लियारी गैंग वॉर, जिहादी तंजीमों, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जख्मी दहशतगर्दों और मुजरिमों को जो पुलिस और रेंजर्स के मुकाबलों में जख्मी होते थे उन्हें जानते हुए खिलाफ कानून इलाज की सहूलत फराहम की। ये इलाज उन्होंने MQM के रहनुमा और मेयर कराची वसीम अख्तर, रहनुमा MQM रऊफ सिद्दीकी, सलीम शहजाद, पाक सरजमीन पार्टी के सदर अनीस कायम खानी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल के कहने पर किए। ये इल्ज़ाम लगाया गया और इसी FIR में डॉक्टर आसिम पर रेंजर्स की जानिब से इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए PSO और SSGC में बतौर मिनिस्टर पेट्रोलियम पैसे लेकर नाजायज़ भर्तियां करने का भी इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान स्टेट ऑयल में और स्विस सदर्न गैस कंपनी में। और फिर केस की समाअत शुरू हुई। अदालत में कई मौक़ों पर रेंजर्स और सिंध पुलिस सामने आए। पुलिस ने डॉक्टर आसिम के खिलाफ रेंजर्स के शवाहिद को नाकाफी करार दिया। ऐसा महसूस हुआ कि रेंजर्स डॉक्टर आसिम को सजा दिलाना चाहती है और पुलिस डॉक्टर आसिम को रिहा कराना चाहती है। और ये केस सिंध और वफाक के दरमियान तनाज़े की वजह भी बना। ये केस सिंध और रेंजर्स के दरमियान तनाज़े की वजह भी बना। सिंध हुकूमत वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने धमकी दी कि उनके पास डॉक्टर आसिम की वीडियो मौजूद है। मैं बहुत सारी चीजों का रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट उसकी रिकॉर्ड कौम के सामने रखूंगा, JIT का भी रखूंगा, डॉक्टर आसिम का जो वीडियो है वो भी रखूंगा, जो ये रिकॉर्ड रेंजर्स का, नैब का और FIA का है वो भी सामने रखूंगा, ताकि ऑन रिकॉर्ड आप कौम को मालूम हो कि कौन चाहता है कि ये इंतहाई कौमी काम आगे बढ़े और कौन किसी न किसी हवाले से इस पे रखना डाल रहा है। ये इतना बड़ा दावा करके चले गए चौंसार साहब, आज तक वो रिकॉर्ड उन्होंने रखा नहीं। दावे बड़े किए थे मगर वो रिकॉर्ड कहाँ है नहीं पता। मगर ऐसा ज़रूर हुआ कि इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि मैं इस बात से मुतमईन नहीं था और मैंने कहा था कि डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। DG रेंजर्स से उन्होंने ये बात की थी। ये भी बात वाज़े हो कि इस वक्त के वज़ीर आला मुराद अली शाह और उस वक्त वो वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने ये बात कही थी हमारे ही प्रोग्राम में आके कि वज़ीर आज़म की मौजूदगी में चौंसार साहब कह चुके हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था। तो फिर ये बात क्यों कर रहे थे कि मैं सारे मामला सामने रखूंगा और उनकी वीडियो सामने रख दूंगा। मगर बहरहाल ये काम भी उन्होंने नहीं किया और वीडियो सामने नहीं रखी। रसाकशी चलती रही। डॉक्टर आसिम केस बार बार जमानत की दरख्वास्त करते रहे डॉक्टर आसिम और अदालत से मुस्तरद होती रही। फिर जून 2016 में डॉक्टर आसिम की एक के बाद एक वीडियोज़ रिलीज़ हुई और इन वीडियोज़ में डॉक्टर आसिम ने साबिक सूबाई वज़ीर उवैस मुज़फ़्फ़र और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ बयान वो देते दिखाई दिए। क्या वीडियो की तरह देखिए। आसिफ ज़रदारी के जो फाइनेंशियल ताल्लुकात हैं दुबई के अंदर वो डील करता है डॉक्टर गनी अंसारी और एक कोई बैंकर है मसूद, और जो स्विट्ज़रलैंड के जो है उसको एक वकील शिविगलिक है और फारूक एस्ट्राइक डील करता है। और अमेरिका में एक उसकी सेक्रेटरी है, उसका नाम मुझे नहीं याद, वो उसको डील करती है। फिर इस केस में एक और ड्रामाई मोड़ आया जब 19 जुलाई 2016 को अचानक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दहशतगर्दों के इलाज केस में तमाम मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जिसके बाद उस वक्त के नामजद मेयर कराची वसीम अख्तर, पाक सरजमीन पार्टी के सदर अनीस कायम खानी, MQM के रहनुमा रऊफ सिद्दीकी को अदालत से हिरासत में ले लिया गया। ये वही केस था जिसमें ओरिजिनली डॉक्टर आसिम को पकड़ा गया और रेंजर्स ने मुकदमा बनाया कि इन लोगों के कहने पर ये इलाज होते थे इनके अस्पताल में। और केस के एक मुल्जिम पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल ने बाद में गिरफ्तारी दी। इस केस के दो मुल्जिमान डॉक्टर आसिम और पासबान के रहनुमा उस्मान मुअज़्ज़म पहले ही गिरफ्तार थे।
इस केस से शहर के तकरीबन तमाम स्टेक होल्डर्स मुतासिर हुए। MQM, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी और पासबान के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से चारों तरफ से तनकीद भी हुई। केस कमज़ोर बुनियादों पर तैयार किया गया। हमने भी केस में पेश किए गए शवाहिद की हकीकत अवाम के सामने रखी, इसी प्रोग्राम में आपके सामने रखी कि ये शवाहिद बहुत कमज़ोर हैं। और उसके बाद आपने देखा कि एक के बाद एक उस ओरिजिनल केस में, जो कि दहशतगर्दों के इलाज का था, लोगों की ज़मानत होती गई। हमने क्या हक़ाइक़ रखे थे, ज़रा देखिए। हमने ये रसीदें हासिल की जो कि सबमिट की गई थी अदालत में, और कोशिश की कि इसकी जांच पड़ताल करें कि मामला क्या है। क्यों कादिर पटेल कह रहे हैं कि भाई कौन सा ऐसा गैंगस्टर है जो 82 साल का हो सकता है, इस बिल में क्या बदला और क्या नहीं बदला गया। हम आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखने जा रहे हैं। इस वक्त मेरे हाथ में एक बिल है जिस पर लिखा हुआ है कि ज़ियाउद्दीन अस्पताल में इलाज कराया कादिर पटेल ने, और कादिर पटेल का ये बिल आप इस वक्त मेरे सामने देख रहे हैं, और केयर ऑफ कादिर पटेल लिखा हुआ है, और बंदे का नाम लिखा हुआ है कि शिराज कामरेड का इलाज कराया कादिर पटेल ने, मगर नीचे उम्र लिखी हुई है 82 साल। हम गए इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, इस एड्रेस पर, जो कि एड्रेस दिया गया था, और हमने यहाँ पर जाके पूछा कि भाई यहाँ पर क्या शिराज कामरेड रहता है। वैसे तो शिराज कामरेड की उम्र 30 साल बताई जाती है, इसमें 82 साल लिखी हुई है। तो हमें पता चला कि इस फैमिली ने कंफर्म किया कि हाँ जी ये बिल हमारा ज़रूर है, मगर इस बिल में कुछ तब्दीली की गई है। उन्होंने हमें बताया कि ये हमारे जो मौसूफ जिनका इलाज हुआ था वो 82 बरस के थे, इंतकाल कर चुके हैं। इसमें एड्रेस हमारा ठीक है, नंबर हमारा ठीक है, नाम इस बिल में तब्दील कर दिया गया है। तो जिसने बदला उसने शिराज कामरेड का क्या सिर्फ नाम लिख दिया, कादिर पटेल साहब का केयर ऑफ लिख दिया, बाकी चीज़ें नहीं लिखी। हॉस्पिटल ज़रा ये कहते हैं कि हमारे बिल में तो केयर ऑफ की गुंजाइश ही नहीं होती, ये भी अमेंड किया गया है। इसी प्रोग्राम में इसी किस्म के हक़ाइक़ वसीम अख्तर के हवाले से, अनीस कायम खानी के हवाले से, दूसरे जो मुल्ज़िमान जिनका इलाज का मामला था उनके हवाले से हमने आपके सामने रखे थे। डॉक्टर आसिम के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ाम भी लगे जब ये केस कहीं आगे ना बढ़ सका, और रेंजर्स का रिमांड खत्म होने के बाद नैब ने करप्शन इल्ज़ाम में डॉक्टर आसिम को हिरासत में ले लिया। मार्च में नैब ने डॉक्टर आसिम के खिलाफ मार्च 2016 में करप्शन रेफरेंसेस दायर किए। 462 अरब रुपए, तकरीबन $4.5 अरब की करप्शन से मुतालिक नैब रेफरेंसेस में मनी लॉन्ड्रिंग, प्लॉटों पर कब्जा और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल जैसे इल्ज़ाम शामिल हैं। नैब के मुताबिक डॉक्टर आसिम ने अपने दौर में गैस की मसनूई किल्लत पैदा की। डॉक्टर आसिम पर ज़ियाउद्दीन अस्पताल के क़याम के लिए गैर कानूनी तौर पर ज़मीन हासिल करने का भी इल्ज़ाम है। अब इस केस में भी अदालत ने डॉक्टर आसिम को ज़मानत दे दी। अहम बात यह है कि डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी ने कराची ऑपरेशन का रुख बदल दिया था। बड़ा लाजिम है कि जो 470 अरब रुपए से ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम है, नैब इसको साबित करे और इसको अवाम के सामने लेके आए, ये पैसा भी रिकवर किया जाए अगर ये इल्ज़ाम दुरुस्त है, और इसको अब इस तरीके से आगे ना बढ़ाया जाए। अगर डॉक्टर आसिम ने नहीं किया तो नहीं किया, ये बता दिया जाए, वरना उन्हें कन्विक्ट किया जाए और उनसे सारे के सारे पैसे निकलवाए जाएँ, अवाम का पैसा निकलवाया जाए और बताया जाए कौम को कितना नुकसान हुआ। क्योंकि इस गिरफ्तारी की वजह से कराची ऑपरेशन का रुख बदला। कराची ऑपरेशन के दौरान पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी गिरफ्तारी इस गिरफ्तारी को करार दिया गया, और इस दौरान करप्शन और दहशतगर्दी के गठजोड़ का बयान भी सामने आया। 25 अगस्त 2015 को साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का बयान सामने आया कि करप्शन और दहशतगर्दी का गठजोड़ तोड़ना होगा, और फिर इस बयान के अगले ही दिन डॉक्टर आसिम की गिरफ्तारी हो गई और डॉक्टर आसिम पर दहशतगर्दी की मुआवनत और करप्शन के इल्जामात लगाए गए। इसलिए करप्शन और दहशतगर्दी के गठजोड़ का पहला केस डॉक्टर आसिम का केस बना। इसके अलावा भी सिंध में FIA और नैब ने कई दफातर पर छापे मारे, अहम दस्तावेजात लेकर गए, कुछ गिरफ्तारियां भी सामने आई जिस पर सिंध हुकूमत ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। 24 जुलाई 2015 को नैब, FIA और रेंजर्स ने शहरी हुकूमत के दफ्तर पर छापा मारा, हजारों कागजात कब्जे में ले लिए, जिस पर सिंध हुकूमत ने FIA को खत भी लिखा। तनाज़ा बढ़ा। FIA ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कराची में टेरर फाइनेंसिंग और जराइम पेशा अफराद की फंडिंग और चाइना कटिंग की तहकीकात के सिलसिले में छापा मारा गया, मगर अब तक केस भी दर्ज नहीं किया जा सका। इस केस के बाद सिंध और वफाक में सख्त तनाज़े ने जन्म लिया और सिंध हुकूमत ने इन कार्रवाइयों को सूबे पर हमला करार दिया। अब ये हमला है सिंध पर न, ये तो जाती है, ये तो हमला है, इसलिए हमने कहा है कि लेजिस्लेचर से पास करा लें। चले अगर आना चाहते हैं यहाँ, मुतमईन नहीं है रेंजर से भी, मुतमईन नहीं है पुलिस से भी, तो फिर बेशक अगर लॉ पास करती है पार्लियामेंट तो फिर किसी और एजेंसी को यहाँ भेज दें, लेकिन ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट जो चाहे तो कानून खुद पास कर ले।
जून 2015 से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वापसी तक कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई, इल्जामात करप्शन के लगे मगर केस आगे ना बढ़ सके, छापे भी हुए, छापे मारे गए, बहुत सारी खबरें मीडिया पर आईं मगर बात आगे नहीं बढ़ सकी। 18 जून 2015 में फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के वाइस चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सुल्तान कमर सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया और करप्शन के इल्जाम सामने आए, मगर बाद में दहशतगर्दी की मुआवनत के इल्जाम में अदालत में पेश किया गया और फिर नवंबर 2016 में इस केस में इसकी जमानत हो गई उनकी। मार्च 2016 में फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन, साबिक सदर जरदारी के दोस्त, आसिफ जरदारी के दोस्त और पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार मोराई की गिरफ्तारी सामने आई। उन पर भी करप्शन के इल्जाम लगाए गए मगर अदालत में 1998 में स्टील मिल्स के चेयरमैन सज्जाद हुसैन कत्ल केस में पेश किया गया, जिसमें अक्टूबर 2016 को उन्हें जमानत पर रिहाई मिल गई। करप्शन का मामला कहां गया कुछ पता नहीं चल सका, करप्शन के साथ दहशतगर्दी का मामला कहां गया कुछ पता नहीं चल सका, यह सिलसिला जारी रहा। हत्ता कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी के दिन ही उनके करीबी दोस्त अनवर मजीद के दफातर में छापे मारे गए मगर यह मामला भी अब तक आगे नहीं बढ़ सका। इन सब के बाद कराची ऑपरेशन जो कामयाबी से जारी था अब भी जारी है और अमन आया है और जो मिलिटेंट विंग्स हैं और टारगेट किलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है, अब तक जारी है। मगर जो जराइम हैं जिसमें स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसमें ना कमी आई बल्कि उसमें उल्टा इजाफा देखा गया। करप्शन के इल्जामात तो साबित नहीं हुए मगर शहर में स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो जो तवक्को की जाती थी कि जब टारगेट किलिंग कम हो गई है अब जो स्ट्रीट क्राइम से उसमें भी कमी होगी, लोगों के मोबाइल छिन जाते हैं, मसरूफ जगहों पे छिन जाते हैं, इसमें भी कमी होगी, जो डकैतियाँ होती हैं उसमें कमी होगी। उस तरीके से क्या कराची ऑपरेशन की सिमत मुतासिर हुई, ये एक अहम सवाल है। ना करप्शन के इल्जाम साबित हो सके, ना दहशतगर्दी के इल्जाम साबित हो सके, ना करप्शन और दहशतगर्दी का गठजोड़ उस तरीके से साबित हो सका। ये मामला आगे क्यों नहीं बढ़ सका, ये बहुत ज़्यादा अहम सवाल है। फ़हीम सिद्दीकी, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ मौजूद है, उनसे ये भी पूछेंगे कि क्या वाकई कोई डील है जिसकी वजह से ये अचानक सब कुछ हो रहा है और यहाँ हो रही है, क्या वाकई नैब ने अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया केस को उसके प्रोसिक्यूटर्स ने। फ़हीम सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। साहब कराची के हालात में कितना आपको लगता है इन गिरफ्तारियों की वजह से, डॉक्टर आसिम की और दूसरी गिरफ्तारियों की वजह से इम्पैक्ट हुआ, दहशतगर्दी और करप्शन का गठजोड़, अपना वो करप्शन का इल्ज़ाम उस तरीके से अभी तक साबित हुआ है, दहशतगर्दी वाला इल्ज़ाम तो आगे बढ़ ही नहीं सका जो डॉक्टर आसिम पर लगा था और दूसरे रहनुमा पर। क्या आपको लगता है जितना शोर मचा था उतना कुछ साबित हुआ कुछ या नहीं हुआ कुछ, जो आपकी मालूमात? जी हकीकत तो यही है कि वो ताल्लुक साबित नहीं हो सका। बहुत ज़्यादा बातें हुई कि चाइना कटिंग से जो पैसा जनरेट हो रहा था वो भी जो है दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा था, मुख्तलिफ इदारों में जो करप्शन हो रही थी वो भी जो है वो इस्तेमाल हो रहा था करप्शन में, और दीगर चीज़ों में भी इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कराची में जितने भी इल्ज़ामात लगे उनसे मीडिया में खबरें तो बहुत बड़ी बड़ी बन गई लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। होना ये चाहिए था, जो ज़ाहिर है इस शहर के, इस मुल्क के हर शहरी की जो है ख्वाहिश भी है कि जिन लोगों के हवाले से ये बातें हुई थी उन्हें अदालतों से सजाएं होती हैं, अदालतों में मुकदमात जो है वो साबित किए जाते और मुल्जिमान जो है वो बाइज्जत बरी या जमानतों पर रिहा नहीं होते। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर हम ये देखते हैं तो कहीं 462 अरब का केस है तो 17 अरब का केस है, तो कहीं दहशतगर्दों को इलाज की सहूलत फराहम करने के केसेस हैं, इनमें मुल्जिमान की जमानतें होती चली गई हैं। तो वो रिजल्ट जो कराची के लोग समझते थे कि ये उन्हें मिलेगा वो रिजल्ट नहीं मिल सका, खबरें ही बन सकी हैं लेकिन इससे आगे कुछ बात नहीं बढ़ी। मतलब आपको लगता है कि इन छापों की वजह से, इन गिरफ्तारियों की वजह से, डॉक्टर आसिम के मामले की वजह से जो ऑपरेशन का एक्सपेक्टेड था कि जब मिलिटेंट विंग्स पर क्रैकडाउन हुआ है, टारगेट किलिंग कम हुई है, इससे एक्सपैंड होगा, स्ट्रीट क्राइम्स में कमी आएगी, कहीं ना कहीं लॉ एनफोर्समेंट इदारों का जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ दूसरे इन दूसरे केसेस की वजह से? हाँ यकीनन ऐसा हुआ है, क्योंकि हमें यह नज़र आता है कि वो चीज़ जो चंद दिनों में हो जानी चाहिए थी या चंद महीनों में हो जानी चाहिए थी वो जो है सालों पर मुहित हो गई। जिस तरह से रिजल्ट जो है वो चंद दिनों में आ जाना चाहिए थे। आप फोकस करके जब बात करते हैं तो आप ये भी टारगेट कर लेते हैं कि इतने अरसे में आपको ये रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हम ये देखते रहे कि मुख्तलिफ चीज़ों की जानिब जब डाइवर्जन हो गई, जब कभी हमने ये देखा कि जनाब डॉक्टर आसिम को जो है वो गिरफ्तार करके जो है उनके ऊपर पूरी की पूरी जो मैं कहूँगा कि फोर्स जो है उसके ऊपर लगा दी गई थी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से कि डॉक्टर आसिम का जो केस है वो किसी भी तरह से प्रूव हो जाए। उनके ऊपर जो है बाकायदा रेंजर्स ने अपने जो है प्रोसिक्यूटर्स तक मुकर्रर कर दिए। लेकिन एक मौके पे आके हमें ये लगा कि उस जानिब से वो जो दिलचस्पी है वो कम हो गई, जिसकी एक मिसाल ये भी है कि कुछ अरसे पहले जो है 450 के तहत एक एप्लीकेशन लगाई गई कि रेंजर्स कुछ मजीद शवाहिद पेश करना चाहती है, कुछ मजीद गवाह पेश करना चाहती है। मैं बात कर रहा हूँ उस केस की जो दहशतगर्दों को इलाज की सहूलत फराहम करने से, लेकिन कुछ दिन के बाद वो पिटीशन जो है वो वापस ले ली गई। और सब तो एक तो वो वापस ले ली गई, साथ में अब एक अहम मामला ये है कि जो नैब का आज मामला था, जो कि नैब केस परसू कर रहा है, जो निसार साहब कहें कि जी दो चीज़ें मांग रही है पीपल्स पार्टी, एक अयान अली और एक डॉक्टर आसिम के, इनकी रिहाई हो जानी चाहिए, और ये अचानक हो गई है। तो इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे हैं और शर्जील मेमन साहब भी आ गए, वो हामिद सईद काज़मी वाली को भी कोट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई डील है। आपको लगता है प्रोसिक्यूशन में नैब ने जिस तरह केस को परसू किया कुछ ना कुछ कमज़ोरी है जिससे लगे कि कोई डील का नतीजा है?
हमें ये देखना होगा कि डॉक्टर आसिम की चाहे वो इस केस में या नैब रेफरेंसेस में जो जमानतें हुई हैं वो आखिर क्यों हुई हैं। हम ये तो नहीं कहेंगे कि जनाब तौहीन अदालत, ये तो हम अगर हम ये बात करते हैं कि कोई डील का नतीजा है तो हम तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे, मैं समझता हूं कि क्योंकि ये आला अदालतों के फैसले हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा जो प्रोसिक्यूशन है उसने अपना किरदार कितना अदा किया, जो मातहत अदालतें हैं उन्होंने अपना किरदार कितना अदा किया। 7 दिन में ATA केसेस में जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत केस चलते हैं उसमें आपने फैसला सुनाना है। 60 डेज का टाइम जो है नैब कोर्ट्स के पास है कि उन्होंने फैसला सुनाना है, लेकिन ना तो नैब कोर्ट से फैसला आया 60 डेज में, ना 7 दिन में जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालतों से फैसला आया। तो प्रोसिक्यूशन की जो कमजोरियां हैं वो हमें इन तीनों केसेस में, तो क्या जो चाइना कटिंग से मुतालिक दीगर केसेस जो हैं वो चल रहे हैं, मुख्तलिफ नैब रेफरेंसेस चल रहे हैं, उनमें भी हमें नजर आ रहा होता है। तो अगर डील है तो यकीनन प्रोसिक्यूशन के लेवल पर है, अगर डील है तो नैब के लेवल पर है, अगर डील है तो वो हमें प्रोसिक्यूशन के लेवल पर उस जगह पर नजर आती है जहां मुख्तलिफ किस्म की पिटिशंस जो हैं वो दायर तो की, लेकिन किसी एक वक्त पे आकर जो वो वापस ले ली जाती हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोसिक्यूशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर रही है, बारहा इसका इल्ज़ाम लगता रहा है सिंध में जितने भी केसेस हैं उस हवाले से कि जी प्रोसिक्यूशन अच्छी नहीं होती। इस मामले में भी कह रहे थे कि नैब ने प्रोसिक्यूट अच्छा नहीं किया है जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद अहम खबर है, शुएब अख्तर हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या इरफान की सज़ा काफ़ी है और ये मामला अब थमेगा कैसे, शर्जील खालिद लतीफ़ का क्या होगा, सब पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। PSL स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में पहली बाज़ाब्ता सजा हो गई। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान को बुकीज से राब्ते पर बोर्ड को इतला ना देने के एतराफ पर 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इरफान पर 20 लाख जुर्माना भी आयद किया है और 6 माह तक मुअत्तली के दौरान उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मुअत्तल रहेगा। डिसिप्लिन बेहतर होने पर फास्ट बॉलर की सजा 6 माह तक महदूद की जा सकती है। आज मोहम्मद इरफान ने PCB की चार्जशीट का जवाब देते हुए अपनी गलती का एतराफ़ किया और कौम से माफ़ी भी मांगी। मगर क्या यह सज़ा काफ़ी है और क्या बाकियों को भी यही सज़ा मिलेगी? क्योंकि मोहम्मद इरफान पर सिर्फ ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने इनसे जब बुकीज़ ने रब्ता किया तो इन्होंने आगे बताया नहीं। ये इल्ज़ाम नहीं है कि इन्होंने कोई डील किया, एग्जीक्यूट किया। बाकियों पर ये इल्ज़ाम है। यहाँ तक भी इल्ज़ाम लगा दिया गया है अब नई चार्जशीट में कि उन्होंने उकसाया भी दूसरों को। खालिद लतीफ़ और शर्जील के हवाले से बात हो रही है। शुएब अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब साहब बहुत शुक्रिया। सब समझते हैं आप काफ़ी है ये जो पेनल्टी लगाई गई है इरफान पर या कम है, ये सही फैसला किया बोर्ड ने? देखिए 2 दफ़ा वो मिल चुके हैं और 2 दफ़ा उन्होंने 2 दफ़ा में से 1 दफ़ा भी बताने की कोशिश नहीं की उन्होंने। ये ऐसा क्यों किया उन्होंने? ये एज गुड एज क्राइम। अगर आप ना बताएं तो मुझे बड़ी हैरत हुई इरफान पे। एक बड़ा सीधा साधा लड़का जब वो शहर में आ चुका है और इतनी अवेयरनेस हो चुकी है, उसको नो हाउ हो चुकी है दुनिया के बारे में, तो उसको लॉज भी पढ़ाए गए, उसके मैच फिक्सिंग के बारे में बताया भी गया। फिर उसके बाद 2 दफ़ा ऑफर हुए, 1 दफ़ा भी नहीं बताया और लकी समझे अपने आप को कि 2 दफ़ा की सज़ा सिर्फ 6 महीने में ही ख़त्म हो जाएगी। और आई थिंक बड़ा लीनियंट हैंड रखा उस पर PCB की जानिब से, बड़ा अपने आप को लकी समझे। सब तो फिर बाकी 2 का नहीं लगता आपको कि ज़्यादा सज़ा हो सकती है? क्योंकि आप ज़ाहिर मुतमईन नहीं है, मगर बाकी दोनों तो एग्जीक्यूट करने का इल्ज़ाम है और अब PCB ने यह भी डाल दिया कि उन्होंने उकसाया भी, जिसकी बहुत ज़्यादा बड़ी सज़ा हो सकती है। आप समझते हैं कि ज़्यादा बड़ी सज़ा हो सकती है बाकियों को? इल्ज़ाम PCB ने लगाया है, इल्ज़ाम PCB साबित करेगी। इल्ज़ाम ये गलत बात है कि जब इल्ज़ाम लगाते हो तो साबित कोई और करे, ये गलत बात होती है। खालिद लतीफ़ ने कहा जी मैंने किसी को उकसाया नहीं, वहाँ मिला था ज़रूर, मैंने बताया नहीं। अब देखना पड़ेगा कि आमिर के लिए 1 लॉ, सलमान बट के लिए दूसरा और मोहम्मद आसिफ के लिए तीसरा, खालिद लतीफ़ के लिए 1 लॉ, मोहम्मद इरफान के लिए 1 लॉ एक रखें। खुदारा जस्टिस सबके साथ करना तो एक जैसा करें। खालिद लतीफ़ अगर कहता है कि मैंने उकसाया नहीं है और सिर्फ मैंने आई फेल टू रिपोर्ट, देन PCB शुड कंसिडर हिम टू गिव अ मिनिमम ऑफ सेंटेंस व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड। सख्त से सख्त सजाएं तब इम्प्लीमेंट करें, बैन तब लगाएं। इस तरह ना करें जो लड़के, जिस तरह पाकिस्तान टीम के लड़के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आके कि जी उस पर बैन लगा दें, उस पर बैन लगा दें। आप कौन होते हैं कहने वाले? या पाकिस्तान टीम कप्तान या कोई भी लड़का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है, आप कौन होते हैं कहने वाले कि उस पर बैन कर दो, उस पर बैन कर दो? भाई वो मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। जब मुजरिम हो जाएं तब बैन लगें, और जब बैन लगें तब इतने सख्त लगें कि लोगों को पता चल जाए। और देखो शाहजेब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है हमारे क्लब क्रिकेट से मैच फिक्सिंग होती है।
हमारे रमज़ान कप से मैच फिक्सिंग शुरू होती है, फिर वो स्कूलों में जाती है, फिर क्लब क्रिकेट में जाती है, फिर वो फर्स्ट क्लास में जाती है, फिर ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड है जो नीचे के लेवल पे है। इसको पहले इसको साफ करना पड़ेगा, पीसीबी को ट्रिकल डाउन करके नीचे आना पड़ेगा और इस चीज़ों को ख़त्म करके फिर फाइनली पाकिस्तान एक साफ सुथरी क्रिकेट की तरफ जाएगा। बहुत शुक्रिया। शोएब अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बोल रहे हैं कि पीसीबी को साबित करना होगा और मामला आसान है नहीं कि पीसीबी पेनल्टी लगा देगा और मामला आगे नहीं बढ़ेगा, मामला अदालत तक जाता नजर आता है। मोहम्मद इरफान की जो सज़ा है उससे वो मुतमईन नहीं है, उनके ख्याल में 2 दफ़ा मुलाकात करना और उसके बाद इतनी कम सज़ा होना मुनासिब नहीं नजर आता। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।